नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जो प्यून भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि इंडिया जीके का यह क्लास है, जो कि पहला क्लास है। आज से यहाँ पर मैंने क्लास स्टार्ट किया है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। इससे पहले मैंने सीजी का क्लास यहाँ पर डाल रखा है, अपलोड किया हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देखिए। प्यून भर्ती में यहाँ पर इंडिया जीके के लगभग 40 से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2-4 करंट अफेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं। यह एक अनुमानित है, तो लगभग 40 से 45 प्रश्न पूछने की संभावना बनती है इंडिया जीके का। तो चलिए उसी पर यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पहला क्लास है। और आप सभी क्लास में जुड़े और साथ ही साथ अच्छे से तैयारी करिए और आप प्यून जो भर्ती है उसमें सफलता प्राप्त करिए। दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि 8वीं लेवल का भले ही कोई यह एग्ज़ाम है, बट पीएससी अगर एग्ज़ाम ले रहा है तो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। हम लोग अच्छे क्वेश्चन का लेवल लेकर यहाँ पर चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सरल क्वेश्चन भी कराऊँगा। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हो सकता है इनमें से जो प्रश्न हैं, कुछ अभ्यर्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको सरल लगे, लेकिन जो पहली बार यहाँ पर बैठेंगे 8वीं पास या 10वीं पास या 12वीं पास, उनको थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो आप अपना नोट्स बनाते चलिए, साथ ही साथ तैयारी करते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, या जो भी प्यून भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। लगभग आपके पास 3.5 महीने का समय है, तो 3.5 महीने में इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी तैयारियाँ हो जाएगी, लगभग 70 से 80%। बाकी आपको और कहीं से भी तैयारी करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। तो आइए, पहला यहाँ पर जो प्रश्न है जीएस का, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 4 ऑप्शन है: हेराल्ड तोमार, BS.N. गाडगिल, CN वकील या PC महालनोबिस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, PC महालनोबिस, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने वाला था। और इससे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी फैक्ट्स हैं, इनमें भी क्वेश्चन बनते हैं। यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक चला है रहा है, इसको भी पूछता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। साथ ही साथ भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता देना, इसका यहाँ पर प्राथमिकता थी। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना यहाँ पर की गई थी। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला आपका उड़ीसा, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल। तो इस तरह इन तीनों का वहाँ पर उद्योग लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को कब स्थापित किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1948, 1949, 1950 या 1951। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया था, जिसमें 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था जिसको कहा जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान से अमिताभ कांत है, अभी चेंज हो चुका है, तो इस पर मैं अपडेट दे दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 1757 के प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है कैप्टन हॉकिंस, रॉबर्ट क्लाइव, जनरल स्मिथ या कैप्टन हालवेल। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो प्यून के अलावा सीजी व्यापम, CGPSC या अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी यह सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको केवल प्यून के हिसाब से न लीजिए। मैं यहाँ पर सभी जो आगे आने वाली है, हॉस्टल वार्डन है, साथ ही साथ आपका ADO है, जहाँ जहाँ GS के क्वेश्चन आएंगे उन सभी का काम आएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो कैप्टन हॉकिंस है, रॉबर्ट क्लाइव, जनरल स्मिथ है, कैप्टन हालवेल। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का बी हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव था 1757 के प्लासी युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह जो 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन अंग्रेज शासक जहांगीर के दरबार में आया था? तो मिस्टर कोलबर्ट है, मिस्टर लॉन कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन लॉरेंस। तो
अंग्रेज शासक कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों, प्यून से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सिलेबस जानना है तो नीचे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ओल्ड पेपर देखना है प्यून का, जो कि अन्य विभाग का जो वैकेंसी था पीएससी द्वारा नहीं लिया गया था, बलौदाबाजार में जो प्यून की भर्ती हुआ था उसका ओल्ड पेपर आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपको डाउट्स हैं उन सभी का डिटेल आपको नीचे लिंक के थ्रू मिल जाएगा, आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी, यमुना, सोन नदी या दामोदर? तो बंगाल का शोक यहाँ पर दामोदर नदी को कहा जाता है और दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर यह बहती है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, भारत की किस मिट्टी को रेगुन नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो काली मिट्टी, लेटराइट, जड़ोल या बलुआ? तो इसका सही आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। रेगुन मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी उपयोगी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो काली मिट्टी है या रेगुन मिट्टी, इसका निर्माण है विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होती है काली मिट्टी का निर्माण। यह काफ़ी उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा कौन सा राज्य है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो झारखंड है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश? तो भारत में सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है और यह जो है नेपाल जो देश है उसकी सीमा से लगा हुआ है, उसकी सीमा को टच करता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारत की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है, जो कि कंचनजंगा है, इसको आप जान लीजिए। और इसमें जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये आपका जम्मू जो है, जो पाकिस्तान विवादित क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। पहले इसको माना जाता था, लेकिन अब कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और K2 पाक अधिकृत जो कश्मीर में है वहाँ पर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा की संभावना इनमें से सबसे अधिक किससे निकाली जा सकती है? तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण आज के डेट में जो ऊर्जा है गैर पारंपरिक, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हमको बहुत सारे आज के डेट में जो बिजली उत्पादन है, जिससे हमको डायरेक्ट बिजली मिलती है, या किसानों के द्वारा जो पंप लगाए जाते हैं, ट्यूबवेल होता है, वो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। बहुत सारे जगहों में जो देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी? ये इतिहास का प्रश्न है। मैंने यहाँ पर इतिहास, भूगोल, संविधान सभी तरह के क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तो कुणार था, संप्रति था, बृहदत्त था या दशरथ? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था और जिसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की संस्थापना की थी या स्थापना की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवेल के काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो ए है शिमला सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी भारत का विभाजन? तो लॉर्ड वेवेल के समय में क्या हुआ था? 11वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शिमला समझौता, जो कि 1945 में लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। क्या? शिमला समझौता। नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है? तो उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण? तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अवतल लेंस, जो कि जल में उपस्थित हवा का बुलबुला का कार्य करता है। दोस्तों, जो जीएस के प्रश्न हैं इंडिया जी के, इनमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आपके इतिहास के प्रश्न हो, भूगोल के प्रश्न हो, विज्ञान के प्रश्न या विविध के प्रश्न या आपके संविधान के या अर्थशास्त्र, सभी से आपको प्रश्न बनेगा, सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा, भले ही बेसिक पढ़ना पड़े, बट क्वेश्चन हर यहाँ टॉपिक सिलेबस से आएंगे, मतलब हर चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू जो एक त्यौहार है, मान के चलिए एक सांडों का लड़ाई होता है, उनका पारंपरिक खेल है या त्यौहार इसको बोल सकते हैं। तो सांडों की लड़ाई से संबंधित है जल्लीकट्टू। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इनमें नहीं है बताना है, बल है, संवेग है, ऊर्जा है, वेग। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगा, जो कि सदिश राशि नहीं है। बाकी सब क्या है यहाँ पर सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में किस गैस का घनत्व सबसे कम होता है? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का घनत्व सबसे कम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता कौन निश्चित करता है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सम्मति से, या न्यायपालिका या उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है, निर्वाचन आयोग की सहमति से। दोस्तों, अगर आप प्यून चपरासी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। और बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं प्यून से रिलेटेड या कोई नया जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ यहाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे, तभी आपको जानकारी मिल पाएगा। और यह जो राष्ट्रपति जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता निर्धारित करती है, वो अनुच्छेद 103 के तहत यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का सिद्धांत प्रारंभ किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड डलहौजी। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, जिन्होंने 1854 ईस्वी के आसपास यहाँ पर हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया था। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार फूट पड़ी? तो सूरत अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, पुणे या अहमदाबाद। तो सबसे पहले सूरत अधिवेशन, जो कि गुजरात में स्थित है, और 1907 में यह अधिवेशन जो हुआ था 1907 में सबसे पहले, वहाँ पर कांग्रेस में फूट पड़ा था, जिसके बाद गरम दल और नरम दल में यहाँ पर विभाजन हुआ था। अगला है, किस योजना के द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ? तो यंग योजना, विवेल योजना, माउंटबेटन योजना या मांटगोमरी योजना। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था कब? 1947 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। ये क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा ही जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय कौन है? राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो पहले से था लॉर्ड माउंटबेटन, वही थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लिए। अगला है, सतपुड़ा पर्वत एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गोदावरी है, नर्मदा, ताप्ती या गंडक। तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा, जो कि विपरीत दिशा में बहती है, जो कि अरब सागर में यह मिलती है आपका सतपुड़ा एवं विंध्याचल के मध्य। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की लंबाई जो भारत में बहती है 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम है नर्मदा नदी का, इसको पूछा जा सकता है, अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। आप सभी को मालूम होगा, जो भी अमरकंटक गए होंगे, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी। लगभग वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक नदी और है, ये 2 नदी मेरे को ध्यान में है अमरकंटक में, आपका सोन और नर्मदा नदी। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला है 21वां प्रश्न, निम्न में से हरित ग्रीन हाउस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ए, जो सबसे अधिक उत्सर्जन होती है। लगभग 72% ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? बोलने का मतलब है कि सबसे लास्ट में जो दक्षिण का है वह कौन सा राज्य है? तो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत का सबसे निम्नतम जो निस्तम है आपका तमिलनाडु है, नीचे में दक्षिणतम राज्य है। दोस्तों, अगर प्रश्न का लेवल ज़्यादा हार्ड होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इससे और सरल लेकर आऊँगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से लगभग ये ठीक है। धीरे से मैं सरल क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, सबका मिश्रण रहेगा, ऐसा भी प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो रागी, अंडा, दूध, चावल। तो चावल यहाँ पर कैल्शियम का स्रोत नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। बाकी आपका रागी में अच्छा कैल्शियम रहता है, अंडा में और दूध में, ये तीनों कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर, परमाणु बम बने होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, या इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकी से। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा,
जो परमाणु बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एवं नाभिकी से मिलकर बने होते हैं। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 70% के आसपास। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, जो कि आप सभी को मालूम होगा। प्रस्तावना है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इनमें अंदर से पूछा जा सकता है। अगला है 27वां नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 42वां हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9। तो नीति निर्देशक तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भाग 4 में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो भारत के भाषाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिद्धांत किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 1 होगा, जिसमें भारत को इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा ऐसा कहा गया है। तो इसको पूछा जाता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 1। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। मतलब पहले 21 था, जिसको संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया। वह कौन सा संविधान संशोधन था। तो 60वें, 61वें, 62वें या 63वें। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 31 का। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की जो आयु थी मतदान करने की, उसको 18 वर्ष की गई है। अगला 32वां नंबर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। तो 1950, 1951, 1956, 1957। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगर ऑप्शन में इस तरह से है तो इसका आंसर सी होगा। और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य है, तो इसका इस तरह करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मतलब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला है 34 नंबर, वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई। 11वीं, 12वीं, 13वीं या यहाँ पर 14वीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 12वीं हो जाएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2016-17 में यहाँ पर लास्ट हुआ था, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद है। अगला है 35वां नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खनन एवं उत्खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो प्राथमिक है, द्वितीयक, तृतीयक या अन्य। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर खनन एवं उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है 36 नंबर, राउरकेला स्टील प्लांट कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो रूस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है या अमेरिका। तो राउरकेला जो है उसको यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, सी। राउरकेला जो स्टील प्लांट है जो कि उड़ीसा में है, उसको जर्मनी की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया है। और तो यहाँ पर जो राउरकेला है कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस तरह लगभग आपके 36 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है जो प्यून के हिसाब से, बट मैं यहाँ पर पीएससी एग्ज़ाम ले रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है उसको अच्छा रखा हूँ। और सरल क्वेश्चन भी आएगा, सभी मिश्रण रहेंगे।
और आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, मतलब वो अपने लेवल में ही एग्ज़ाम लेगा, भले 8वीं रहे या 10वीं रहे, उससे उसको मतलब नहीं है। तो आप 5 से 7 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई करिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप हल्के में न लीजिए, क्योंकि यह प्यून रेगुलर भर्ती है, जिसकी जो पोस्टिंग है कहाँ होगी, आपके मंत्रालय में होगी, साथ ही साथ पीएससी दोनों में होना है। पीएससी के लिए 11 पद निकला है और मंत्रालय के लिए 80 पद, टोटल 91 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। और दोस्तों, प्यून की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। और बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें। अगर इसमें से कोई सा भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो नीचे थैंक्स बटन है, आप उस पर सपोर्ट ज़रूर करिए। तो चलिए